नमस्कार। ईपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशरथ गुप्ता। बहुत उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। चुनाव सर पे आए तब बहुत उम्मीदें जागी, चुनाव हो गए, फिर उम्मीदें जागी। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोट मिले। उनके 29 एमएलए जहां से जीत के गए। अनफॉर्चुनेटली जिंदर राणा जी की देहांत हो गया और 28 जो है असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब लग रहा था लोगों को कि 10 साल के बाद जो है हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव जो मिले हैं, हमें काम होंगे, असेंबली में हमारी बात होगी, वहां से कुछ निकाला जाएगा ताकि लोगों को जो मसले 10 साल से लोग रिप्रेजेंटेटिव से दूर थे, एलजी की हुकूमत में पहुंच नहीं पा रहे थे, लग रहा था कि आप नजदीक आ गए हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के नजदीक आ गए हैं, गवर्नमेंट के नजदीक आ गए हैं, कुछ काम हो गया। लेकिन 2 दिन से सेशन जो शुरू हुआ है, 2 दिन असेंबली के अंदर जिस तरह से शोर शराबा होता रहा, लग रहा था काम होगा, लेकिन वहां पे सियासी घमसान जो चलता रहा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी और शिवसेना के अध्यक्ष हैं मनीष सहनी जी। दिनेश जी और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उमर अब्दुल्ला ने सिक्सर मारा है या फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं ये? देखिए अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे आपने कहा कि ये सिक्सर है ना फ्रेंडली मैच, तो हम नहीं कह सकते। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इसका फायदा जो आज जो हुआ, इसका फायदा बीजेपी को नेशनल लेवल पे होगा। जहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिफेंसिव मोड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी पिछले 2 दिन से। जब पहले दिन सेशन शुरू हुआ, जब स्पीकर का चुनाव हुआ, स्पीकर के चुनाव में वाहिद वाहिद पारा ने जिस तरह से एक रेजोल्यूशन लाया, सबको नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एक तरह से डिफेंसिव कर दिया रेजोल्यूशन लाके। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता था कि कहीं नए पीडीपी 370 को कश्मीर घाटी में एक इमोशनल इशू ना बना के अपनी जो खोई हुई जमीन है पीडीपी रिट्रीव ना कर जाए, जमीन वापस ना कर जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 2 दिन से उनमें डिस्कशन चल रही थी, इसको कैसे काउंटर किया जाए। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, और विद मतलब मेजोरिटी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, उनके पास अपने मेंबर भी हैं, कांग्रेस की सपोर्ट भी है, बाकी भी हैं। तो उन्होंने रेजोल्यूशन को पास करवा दिया। तो रेजोल्यूशन पास करवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से स्किन सेव की है अपनी, और अपने आप को एक हम ये कह सकते हैं कि जो पीडीपी ने जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी कश्मीर घाटी में कि हम 370 को वापस लाना चाहते हैं, उस नैरेटिव को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से कुछ हद तक काउंटर किया है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आपने देखा होगा, जो मैं अभी ट्वीट पे पढ़ रहा था, तो सोशल मीडिया पे पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था। उन्होंने कहा कि इसमें 370 का कहीं मेंशन ही नहीं है। तो इसलिए आने वाले दिनों में अभी डिबेट चलेगी इस पे, लेकिन ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप की अपनी स्किन सेव कर ली है सारा मूव चला के। लेकिन कल जब पीडीपी का रेजोल्यूशन सामने आया तो तब तो उमर अब्दुल्ला ने बहुत कहा कि ये एक फोटो सेशन शुरू हो रहा था, वो कुछ नहीं था। अगर इन्होंने कोई रेजोल्यूशन ऐसा लाना था तो हमसे बात करते, हमसे कंसल्ट करते, हम मिलके लाते। तो क्या पीडीपी इनके साथ मिले ही है बात? क्योंकि कल ये बात कर रहे हैं और आज सिक्सर मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने कल इसके ऊपर मना कर रहे थे, आज वो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया और उसके साथ साथ जम्मू के जो उनके एमएलए हैं, डिप्टी स्पीकर सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, उनसे जो रेजोल्यूशन उन्होंने असेंबली में रखवाया है। नहीं, बड़ा ये टैक्टिकल मूव था आदर्शी, क्योंकि डिप्टी सीएम से ही उन्होंने रेजोल्यूशन लाया, क्योंकि डिप्टी सीएम एक तरह से जो सरकार में जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं। जम्मू के 3 मंत्री हैं, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाना सुरेंद्र चौधरी जी को एक क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार ने उनको जम्मू की जिम्मेवारी दी है। तो जम्मू के जो उनका जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव है, उससे रेजोल्यूशन लाके नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस जो है, जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेशर फील कर रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से, केवल पीडीपी की बात नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। और जो उसकी अवाम इत्तेहाद पार्टी है इंजीनियर रशीद की, उनके जो एक विधायक जीत के आए हैं, वो भी शोर मचा रहे हैं। इसलिए कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी 370 पर कोई रेजोल्यूशन लाया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से एक एक्सरसाइज की है। अब देखते हैं इसका पॉलिटिकल बेनिफिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मिलता है। लेकिन अभी ये कहना कि बहुत बड़ा कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी ये गेंद जो है केंद्र के पास है। और जिस केंद्र ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला के 370 को हटाया, तो केंद्र सरकार तो इस रेजोल्यूशन को कोई सीरियसली लेगी नहीं।
मुनीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये टारगेट आपको किया है? महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस उनकी पार्टनर है यहाँ पे, और कांग्रेस 370 के विरुद्ध पे बोल नहीं रही यहाँ पे, कहीं इसको महाराष्ट्र में इस्तेमाल तो नहीं करना है? देखिए, सबसे पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो 370 इतिहास बन चुकी थी, उस इतिहास के पन्नों से फिर से जो है वो खुरेदा जा रहा है। कहीं न कहीं मैं तो बीजेपी के ऊपर भी जो है इसको इसकी नाकामयाबी बताऊँगा कि 370 हटने के बाद जो जम्मू-कश्मीर के अंदर ये साढ़े 5 साल का जो लंबा एक अंतराल बीता, इसमें बीजेपी अपने तमाम वादे पूरे करने में नाकाम रही है। जनता के दिलों में फिर वो वापस 370 की माँग जो है वो उठने लग गई है कि 370 दीजिए, हमें नौकरियों का अधिकार हमारे पास वापस आए, भूमि का अधिकार वापस आए। क्योंकि हुआ क्या है कि उस समय 370 हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर की जनता को सबज बाग दिखाए गए थे, विकास का वादा किया गया था, हमारे युवाओं के साथ रोजगार का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। मगर 370 हटाने के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के प्रति जो है वो अपना मुंह मोड़ लिया। जम्मू कश्मीर के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आज जनता अपने आप, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश हमें बनाया गया था, हम सीधा केंद्र सरकार के अधीन थे। उस समय केंद्र सरकार की ड्यूटी थी कि यहाँ पर बड़े बड़े निवेश लाए जाते, यहाँ के युवा जो आज नशे का शिकार हो रहे हैं उनको रोजगार दिया जाता। आज ये हालत हो गई है जम्मू कश्मीर की कि हमारे बच्चों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तक की जगह नहीं मिल रही। हमारा व्यापार जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अमन बहाली की जहां बात करते थे, जो आतंकवाद मात्र कश्मीर के अंदर सिमट चुका था, वो आज जम्मू संभाग में भी ना केवल अपने पैर पसार चुका है बल्कि पूरी तरह से जमा चुका है। तो जनता जो है वो विशेषाधिकार की मांग कर रही थी, और वो कुछ गलत भी नहीं है। देखिए, विशेषाधिकार के लिए क्राइटेरिया तय है। आप बिहार का अगर मांग कर सकता है विशेषाधिकार की, आपकी वैसाखी वाले जो है चंद्रबाबू नायडू जो है वो मांग कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर ने क्या गुनाह किया है? जम्मू कश्मीर तो उस क्राइटेरिया को फॉल करता है। हम जो है, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, जम्मू कश्मीर एक हिली स्टेट है, हम पिछले 3.5 दशकों से जो है आतंकवाद का तंज झेल रहे हैं। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है 12 स्टेट्स को आप स्पेशल स्टेटस दे सकते हो धारा 371 के तहत, तो जम्मू कश्मीर को भी आपने 370 छीना, तो उसका फिलअप जो है 371 से आप कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दे दीजिए, ताकि ये 370 पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखिए, यही 371 की आप बात कर रहे थे, मैं यही आपसे जान रहा हूँ, 371 की मांग अभी तक किसी पोलिटिकल पार्टी ने नहीं की, किसी ने नहीं कहा अगर स्पेशल स्टेटस उनको चाहिए। हालांकि 300 आज के रेजोल्यूशन में जैसा आपने पढ़ा है, सारा देखा है, उसमें भी 370 का नाम नहीं है। स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी की बात की जा रही है, 370 की नहीं है। तो 371 की मांग कोई नहीं कर रहा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक उसमें बात की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए और स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 371 की बात करती तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस डिफेंसिव मोड पे रहती, क्योंकि पीडीपी कहती कि उन्होंने 370 की बात नहीं किया। तो इसलिए 371 से आपकी बात ठीक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 371 की बात नहीं कर रही है। लेकिन आदर्श बात यह कि मैं मुनीष जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर को सभी पॉलिटिकल पार्टीज एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करती हैं, खासतौर बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें तो जनसंघ के टाइम से ही बीजेपी का जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर बीजेपी का मेन जो उनकी आइडियोलॉजी है, कोर ऑफ बीजेपी आइडियोलॉजी है। इसलिए बीजेपी आज के जो डेवलपमेंट हुई है, बीजेपी इसको नेचुरली और डेफिनेटली इसको आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि बीजेपी एक, जैसे आपने पिछले हरियाणा के चुनाव में भी देखा होगा, बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस को टारगेट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को इस्तेमाल किया। तो वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के चाहे 6 मेंबर हैं इस असेंबली में, सरकार का हिस्सा है या नहीं अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन बीजेपी देश भर में इसको एक्सप्लॉइट करेगी। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कश्मीर में 370 वापस लाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है इसका नुकसान कांग्रेस को होगा सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने मनीष जी आपको कहा कि आपके लिए तो नहीं है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं ये कहना साथ में चाहता था कि अगर प्रस्ताव पास भी हुआ है तो बीजेपी के लोग इतने हौ हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अभी भी बॉल जो है, देखिए, जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर प्रस्ताव होना डज नॉट मीन के वो जो है वो कानून बन गया, धारा 370 की बहाली हो गई, बिल्कुल नहीं। अब ये प्रस्ताव जो है वो माननीय उपराज्यपाल जी के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र में बीजेपी सरकार है। देखिए, एक बार फिर जनता के सेंटीमेंट्स को जो है वो खुदेड़ा जा रहा है, एक बार फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की, स्वार्थ की राजनीति की जा रही है। आप कहते हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर बीजेपी ने पूरे देश के अंदर
वोट बैंक की राजनीति की। उस जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट चुनावों को याद कीजिए, बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को याद कर लीजिए, नील बटा सन्नाटा हासिल हुआ है कश्मीर से बीजेपी को। जो बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटते थे, हमने कश्मीर के अंदर अमन बहाली कर दी, आज कश्मीर जम्मू कश्मीर पूरा हमारे साथ है, तो वो लोगों ने दिखा दिया है। बीजेपी को आधी से भी कम सीटें मिली हैं, 62 सीटों पर खड़े हुए थे और मात्र 29 जीत पाए हैं, वो भी मात्र जम्मू संभाग से। देखिए, जम्मू संभाग के लोगों के मुझे नहीं लगता उनके पास कोई और बेहतर ऑप्शन था। एक बार फिर उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का जादू चलाया। नहीं तो मैं बिल्कुल कतई नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश बीजेपी नेताओं की इतनी हैसियत थी कि वो 29 लोग जीत के जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में पहुंचते। अभी भी उनके पास, मैं तो कहता हूं अभी भी मौका है। वो जम्मू के तथाकथित जो हितैषी बनने का दावा करते हैं ना, वो भी आगे आए। देखिए, पीडीपी और एनसी ने तो क्लियर बता दिया है कि उनका जनता को लेकर जो है क्या मानना है। वो अपने वोट बैंक को जो है बिल्कुल सुदृढ़ करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जम्मू संभाग की जनता भी बीजेपी से पूछे, 29 लोग आपके असेंबली के अंदर हैं, आपके पास क्या एजेंडा है जम्मू संभाग को लेकर? क्या दरबार मूव का प्रस्ताव लाएंगे कभी? क्या जम्मू को अलग राजधानी या स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाएंगे? बीजेपी तो अपना एजेंडा तो जाहिर करे, लोगों के आगे तो लाए, कोई प्रस्ताव तो असेंबली के अंदर पेश करे, ताकि लोगों को विश्वास हो कि जो बीजेपी जो है जम्मू के हितैषी होने का दावा करती है, वो दावा खोखला नहीं है, वो सही है। जी, एक चीज आपने देखा सुबह असेंबली जब चल रही थी, कल भी आपने असेंबली देखा होगा कि ये रेजोल्यूशन का इनको पहले ही पता था, सोशल मीडिया में आ चुका था, कौन इसको प्रपोज करेगा, कौन इसको सेकंड करेगा, इसके बारे में सब चीजें सामने आ चुकी थी। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे, पीडीपी की बात करते ही किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और आज पूरा रेजोल्यूशन पेश होने के बाद, उसे पास होने के बाद, उसके बाद सब जो बीजेपी सामने आई, उस पर चर्चा शुरू की, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू किया। इतना समय उनको लगा। मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ी ब्लंटली बात करूंगा, बीजेपी को लीडर से उनको रेजोल्यूशन पढ़ने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि 370 मेंशन नहीं था। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड रेजोल्यूशन बनाया गया था, इस तरह से बनाया गया था, बड़ा इसमें मतलब लैंग्वेज इस तरह से यूज की गई थी। बीजेपी जब तक रेजोल्यूशन पास हुआ तो बीजेपी लीडर्स को तब लगा कि रेजोल्यूशन पास होगा, ये इनडायरेक्टली 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 370 मेंशन नहीं था। जब मेंशन नहीं था तो उन्होंने कहा पता नहीं रेजोल्यूशन की में क्या क्या डिमांड है। जब तक उनको समझ आई तब तक, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। रेजोल्यूशन चाहे बीजेपी शोर भी करती तब भी पास हो जाना था, क्योंकि मेजोरिटी नंबर की गेम है, नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास हैं। तो ठीक है, अब इसमें पॉलिटिक्स होती रहेगी, इसमें देश भर में भी पॉलिटिक्स होगी, जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिक्स होगी। आपने आज ही देखा होगा कि बीजेपी ने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हम इश्यू को और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, खासतौर पर कांग्रेस को टारगेट करने के लिए। मनीष जी, बहुत देर से आप अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा बीजेपी को वो सत्ता का जो नशा था ना, उसका हैंगओवर उतरा है। अब बीजेपी को पता लगा कि विपक्ष क्या होता है और किस तरीके से वो सड़कों पर आया है। देखिए, पूरा बीजेपी को भी इसके अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल दिनेश जी कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर 370 का मेंशन ही नहीं है, वो विशेषाधिकार मांग रहे हैं, तो विशेषाधिकार तो जम्मू कश्मीर की जनता का हक बनता है। तो बीजेपी बल्कि इस तरह की, मैं तो कहूंगा दोनों तरफ से, ये जो एक बार फिर खाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है ना, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो खाई पड़ चुकी थी काफी सालों से पीछे, वो फिर दोबारा एक बार खाई जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ अपनी पार्टियां जो है वो अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने 5-6 पहले दिन जो है अपने शासनकाल के चलाए थे, जिस तरीके से जम्मू को लेकर बयान दिए थे, जन मुद्दों की जो है उठाने की बात की थी, वो कहीं ना कहीं ट्रैक से जो है वो भटक रहे हैं। उनको वापस ट्रैक पर आना पड़ेगा। और जिस तरीके से कश्मीर जो एक बार शांति के पथ पर निकलना शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रस्तावों से फिर वो अलगावाद और कट्टरवाद के जो है वो ट्रैक पर जाना, चिंगारी को जो है वो सुलगने का काम किया जा रहा है, जिस पर जो है वो पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए। दिनेश जी, क्या देख रहे हैं असेंबली का भविष्य? 2 दिन तो उन्होंने वेस्ट कर दिए इसी बात पे, कल का भी दिन आज कर रहे थे, और आने वाले दो दिन जो रह गया, मुझे नहीं लग रहा कुछ यहाँ पे कुछ सॉलिड काम हो पाएगा असेंबली के अंदर। क्या भविष्य, क्या क्या इसी तरह ये लड़ते रहेंगे आपस में, या कुछ लोगों के भी काम होंगे जो देश से गए हैं, जिस उम्मीद लोग लगाए इन पे बैठे हुए हैं? देखिए दर्शी, जो परसों एलजी का एड्रेस हुआ, एलजी का एड्रेस मतलब वो एलजी का अपना व्यू पॉइंट नहीं होता, वो सरकार का व्यू पॉइंट होता है, उनका काम होता है पढ़ना। तो जो उसमें तो काफी पॉजिटिव चीजें उन्होंने सामने लाई हैं,
तो मुझे लगता है कि ये पहला एक कस्टम है, इसमें 5-6 दिन का सेशन था, इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसमें हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जो सरकार ने जो काम करना है वो सरकार की वो कैबिनेट करेगी। असेंबली में वैसे भी कोई बड़े डिसीजन नहीं होते, असेंबली सेशन आप भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा हूँ, ये सिर्फ शोर-शराबे में चलता है, सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए होता है, फोटो सेशन होता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा, मेरी मीडिया में ज़्यादा खबरें आएगी, इसलिए जम्मू कश्मीर असेंबली में कभी कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। यहाँ इमोशनल इश्यू चलते रहते हैं, असेंबली के अंदर देश विरोधी नारे भी लगे हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, इसलिए असेंबली से ये एक्सपेक्ट करना कि बड़ी कुछ चेंज लाएगी असेंबली, मुझे नहीं लगता। ये ठीक है जब ये असेंबली सेशन के बाद सरकार जब बैठती है, सेटल हो जाती है सरकार, कैबिनेट की बैठकें होती हैं, कैबिनेट में कोई फैसले किए जाते हैं, जो एलजी ने का जो एड्रेस था, उस पे अगर सरकार काम करना शुरू करेगी पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो जनता के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दिनेश जी, मनीष जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे हो, लेकिन शुरुआत जो है वो सियासी घमासान से हुई है। आप स्टूडियो में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।